पूजा शर्मा। उत्तराखंड में मानसून सीजन को देखते हुए कई विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी गई है। यहां आदेश 30 सितंबर तक के लिए लागू रहेगा, लेकिन आपात स्थिति में छुट्टी की अनुमति रहेगी। राज्य के मुख्य सचिव ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल पहाड़ी राज्य में मानसून ने पिछले महीने दस्तक दे दी। दस्तक देते ही यहां कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है और राज्य के पहाड़ी इलाकों में बारिश के मौसम में भूस्खलन से प्रभावित रहते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा जाता है और इसीलिए कर्मचारियों की छुट्टी 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई है। तो उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अब कई विभाग के अधिकारियों की छुट्टियों को अब रद्द कर दिया गया है। ऐसे में 30 सितंबर तक बताया जा रहा है कि ये नियम लागू रहेंगे, यानी कि कोई भी अधिकारी 30 सितंबर तक छुट्टी नहीं ले पाएगा, लेकिन आपात स्थिति में छुट्टी की अनुमति रहेगी। राज्य के मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी किया। दरअसल पहाड़ी राज्य में मानसून ने पिछले महीने ही दस्तक दे दी और दस्तक देते ही यहां कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो रही है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में मौसम में भूस्खलन से प्रभावित रहते हैं, जिसके कारण कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा जाता है और इसीलिए कर्मचारियों की छुट्टी 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ज्योत्सना, कई विभागों के कई अधिकारियों की छुट्टियां जो कि 30 सितंबर तक रद्द कर दी गई हैं क्योंकि मानसून ने दस्तक दे दी है उत्तराखंड में, और ऐसे में हम देखते हैं कि भूस्खलन से कितनी परेशानियां हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, आप जानती हैं कि उत्तराखंड में मानसून का सीजन आफत का सीजन होता है। आसमान से सिर्फ पानी नहीं बरसता है बल्कि आफत भी बरसती है। पहाड़ी इलाकों में आप देखेंगे तो क्लाउड बर्स्ट, लैंडस्लाइड, पत्थर गिरने की घटनाएं होती हैं। उसी तरीके से मैदानी इलाकों में बाढ़ का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है क्योंकि पहाड़ की बारिश से जो नदियों का जल स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो हालात होते हैं कई बार बड़े विषम हो जाते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया में जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है या राहत के लिए जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो बहुत आसान नहीं होते हैं। टीम कोऑर्डिनेशन की सख्त जरूरत होती है, विभागीय कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। ऐसे में राज्य सरकार ने 30 सितंबर यानी कि 30 सितंबर मानसून सीजन माना जाता है, तब तक सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त कर दिया है। हाँ, अपरिहार्य कारणों के चलते छुट्टियां मिल सकती हैं। किसी का स्वास्थ्य खराब है या घर में कोई कार्य है, उसको देखते हुए उनको सीमित छुट्टियां मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर सभी लोगों के लिए मुख्य सचिव की तरफ से आदेश हो गए हैं कि छुट्टियां निरस्त की गई हैं और किसी भी तरीके से छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौसम विभाग ने फिलहाल 4 दिनों का अलर्ट जारी किया है। पहले 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है और उसके बाद अगले 2 दिनों का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा है क्योंकि कई संवेदनशील इलाके हैं और कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, तो उसे देखते हुए सभी एहतियात बरतें हैं। पूजा, बिल्कुल। और देखिए, ऐसे में हम कह सकते हैं कि पर्यटकों की संख्या जो लगातार अभी बढ़ रही है, मानसून सीजन में भी पर्यटक पहुंच रहे हैं छुट्टियों का आनंद लेने, मौसम का लुत्फ उठाने, तो प्रशासन को चुस्ती फुर्ती के साथ रहना होगा, तत्पर रहना होगा क्योंकि जो पर्यटक जा रहे हैं लगातार उनको कोई दिक्कत ना हो, भूस्खलन से कोई परेशानी ना हो। बिल्कुल पूजा, वैसे बरसात के मौसम में जो यात्रा होती है बहुत सीमित हो जाती है। बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ आने वाले पर्यटक जानते हैं कि वो पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं और यहाँ पर बरसात में कभी भी रोड ब्लॉक हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकता है, भारी बारिश के कारण उनकी यात्रा बाधित हो सकती है। इसीलिए राज्य सरकार ने भी, मुख्यमंत्री ने भी, पर्यटन मंत्री ने भी आने वाले पर्यटकों को एक अनुरोध किया है कि वो जब भी उत्तराखंड की यात्रा करें मौसम की जानकारी जरूर ले लें। दूसरा, कहीं भी उनको पुलिस या प्रशासन के लोग कहते हैं कि आज आप यहाँ पर रुक जाइए, ये इससे आगे की यात्रा आज मत कीजिए, तो उन नियमों को फॉलो करें क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश के कारण बाहरी लोगों को नहीं पता होता है कि सेंसिटिव एरिया कौन सा है, कहाँ लैंडस्लाइड हो सकता है, कहाँ उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं या आगे कितने किलोमीटर दूर उनका एक सेफ स्टे सेंटर होगा, ये जानकारी का अभाव होता है। ऐसे में उनको जो भी निर्देश दिए जाए, हाईवे पर जो भी उनको कहा जाए, उस इंस्ट्रक्शन का वो पालन करें। और राज्य सरकार ने भी
यात्रियों को देखते हुए भी, आम लोगों को देखते हुए भी खास इंतजाम किए हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन विभाग खुद मुख्यमंत्री के पास है। सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक ले ली गई है। एसडीआरएफ को जितने भी सेंसिटिव पॉइंट हैं वहां पर लगभग 3 दर्जन ऐसे पॉइंट चिन्हित किए गए हैं जहां एसडीआरएफ को डिप्यूट कर दिया गया है। सरकार का मानना यह है कि प्राकृतिक आपदा को रोका तो नहीं जा सकता है, लेकिन उसके नुकसान को कम से कम किया जा सकता है जब तत्काल कोई रेस्क्यू राहत का कार्य चले। और इसके लिए एसडीआरएफ एक किस्म से कह सकते हैं कि एक्सपर्ट लोगों की टीम है, एक फोर्स है जो एकदम से कहीं पर भी रेस्क्यू काम को शुरू कर सकती है। ऐसे में राज्य सरकार ने उनको भी डिप्यूट कर दिया गया है और लगातार एसडीआरएफ भी काम कर रही है। एक कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जा रहा है, जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। वो सभी कंट्रोल रूम सचिवालय स्थित स्टेट डिजास्टर कंट्रोल रूम से अटैच है, यानी कि हर पल की खबर देहरादून सचिवालय स्थित स्टेट कंट्रोल रूम को मिल रही है, ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना होने के बाद या कहीं भी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आने के बाद तत्काल पूरी मशीनरी हरकत में आ जाए। पूजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। उत्तराखंड में इसी शिक्षा सत्र से नई शिक्षा नीति लागू होने जा रही है और उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम भी तैयार हो चुका है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं में इसका शुभारंभ हो जाएगा। कि जहां हम जुलाई में नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी से शुरू करने वाले हैं और अभी 2 दिन का चिंतन बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी उसमें आए थे हमारे। उसमें हमने प्री प्राइमरी के लिए जो है नया पाठ्यक्रम बना के तय कर दिया है और 5000 प्राइमरी स्कूलों में, आंगनबाड़ी में प्री प्राइमरी स्कूल हम शुरू करने जा रहे हैं और नई शिक्षा नीति को इसी जुलाई से शुरू करने वाले हैं। नई शिक्षा नीति में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात यह है कि शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि शिक्षा चॉइस बेस होनी चाहिए, बच्चे को चॉइस मिलनी चाहिए। तीसरा यह है कि बच्चे को स्वरोजगार परक पाठ्यक्रम दिए जाने चाहिए और ये तीनों चीज़ों का हम उसमें समायोजन कर रहे हैं। हम राज्य में संस्कृत को भी ला रहे हैं, वेद भी ला रहे हैं, रामायण भी ला रहे हैं, उपनिषद भी ला रहे हैं, साइंस भी ला रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी ला रहे हैं, ताकि बच्चे को चॉइस बेस्ड शिक्षा मिल सके और बच्चे स्वरोजगार की तरफ भी जा सके। विधानसभा चुनाव के बाद उत्तराखंड में मुस्लिम विश्वविद्यालय का मसला एक बार फिर से गर्माता दिख रहा है। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत का कहना है कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, क्योंकि उन्होंने मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर कोई भी बयानबाजी नहीं की थी। लेकिन इस मसले पर चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर मतों का ध्रुवीकरण किया। हरीश रावत के इस बयान पर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि पूरी कांग्रेस हरीश रावत के साथ खड़ी है। जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा आपने बहुत अच्छा उठाया, क्योंकि जब वो मनाने की प्रक्रिया चल रही थी उस पर 15 बिंदुओं में से एक बिंदु वो था और ये कहा गया था कि हम इसमें से कुछ बिंदुओं पर सहमत हैं। ये स्पष्ट नहीं था कि किन बिंदुओं में सहमत हैं और किस में असहमत हैं, और उस आमुख व्यक्ति के द्वारा उस चीज को खुद ही बाहर आके कह दिया गया कि ये मैंने करा लिया है। हरीश रावत जी का एक भी बयान मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पक्ष में नहीं है, ना तो सोशल मीडिया में है, ना उन्होंने इसको किसी अखबार को दिया, ना ही किसी चैनल में उन्होंने कहीं अपने मुंह से इस बात को कहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जरूर एक माहौल बनाया जिसको प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर सब ने इस बात को हाइप किया और हरीश रावत जी की एक फोटो वायरल की गई जिसमें मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही गई। और हरीश रावत जी के इस कदम के संग हम पीसीसी पूरी तरीके से खड़ी है। अगर हरीश रावत जी इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जाएंगे तो पीसीसी उनके साथ खड़ी रहेगी और इसमें स्टैंड लेगी। और उधर इस पूरे मसले पर बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत ने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कही थी। बीजेपी पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस को यह पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि जुम्मे की नमाज को छुट्टी का आदेश किसने दिया था। हम तो स्वागत करेंगे कि अगर हरीश रावत जी और कांग्रेस इस मामले में कोर्ट की कार्रवाई प्रारंभ करती है
क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो और बहुत सारे मुद्दे जो इससे संबंधित हैं, जो अभी दबे ढके हैं, वो भी सब सामने आ जाएंगे। फिलहाल यहाँ रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश, देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ई नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। बिल्कुल, ये सारे फॉरेनर होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं, ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था, जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी कि यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी तेजी से हो रही है। नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। रोना धोना नहीं रहना है, अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है, या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। चमोली में बद्रीनाथ से जोशीमठ की ओर जा रही कार अनियंत्रित होकर अलकनंदा नदी में गिर गई है। हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि दुर्घटना का शिकार हुई कार में बद्रीनाथ में तैनात महिला पुलिसकर्मी और उनके परिजनों समेत कुल 3 लोग सवार थे। इस हादसे में महिला पुलिसकर्मी लापता बताई जा रही है, जिसकी तलाश एसडीआरएफ की टीम कर रही है। और ताजा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, ये पूरा मामला क्या है? पूजा, आप अपना सवाल दोहराएंगी? बिल्कुल। यहाँ पर बद्रीनाथ जाते समय जो कार यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोग सवार थे, मौत बताई जा रही है उनकी, पूरा जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, आप और मैं अभी जिक्र कर रहे थे मानसून सीजन का और पहाड़ी सीजन का, कि यहाँ पर किस तरीके से लोगों को दिक्कत होती है और खास तौर पर जो बाहर से पर्यटक आते हैं उन्हें किस तरीके के हालात का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। आज सुबह की ही ये घटना है और सुबह की घटना में ही ये एक कह सकते हैं कि दुखदाई खबर सामने आई है, जिसमें 2 पर्यटकों की मृत्यु की खबर है और ये जोशीमठ के पास हादसा हुआ है। और इसमें ये बताया जा रहा है कि एक महिला कांस्टेबल भी थी, जो देर रात लगभग ये 1 बजे के लगभग घटना हुई, लेकिन इसकी जानकारी सुबह मिल पाई। और ये बद्रीनाथ बद्रीनाथ जगह है, उससे 5 किलोमीटर आगे जोशीमठ और बद्रीनाथ के बीच ये 5 किलोमीटर आगे रांगण बैंड है, उसके नजदीक ये दुर्घटना हुई है। लगभग 300 मीटर खाई में ये गाड़ी गई है। ये माना जा रहा है कि इसमें 3 लोग मौजूद थे और 3 में से 2 लोगों की मौत हो गई है। नीचे अलकनंदा उफान पर बह रही है गाड़ी, वहां पर चली गई है और अभी तक एक मिसिंग है। जो महिला कांस्टेबल है उसे ये कहा जा रहा है कि वो पौड़ी की रहने वाली है और उनकी भी खोज वहां पर चल रही है। तो ये कह सकते हैं कि दुखदाई घटना है। इस तरीके से बरसात के सीजन में अक्सर पहाड़ों में दुर्घटनाएं होती हैं और राज्य सरकार लगातार अपील कर रही है कि देर रात को कतई भी यात्रा ना करें और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसे फॉलो करें, क्योंकि ये देर रात की घटना है। देर रात ये लोग क्यों चले, किस कारणों से चले, क्या ऐसी वजह थी और जिसके कारण ये घटना हो गई है। दुर्घटना किन हालात में भी, क्योंकि 3 लोग थे और 3 लोगों में से 2 की मृत्यु हो चुकी है, एक मिसिंग है, तो कोई भी पुख्ता जानकारी देने वाला फिलहाल नहीं है। ठीक है, इस खबर के लिए शुक्रिया। अगली खबर के लिए भी आप हमारे साथ बने रहें ज्योत्सना।
उत्तराखंड में मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं 7 और 8 जुलाई को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इस दौरान प्रदेश में तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने संवेदनशील स्थानों को लेकर जिला प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहा है। देहरादून, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन, चट्टान गिरने के साथ ही सड़कों पर मलबा और जलभराव भी हो सकता है। ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ी हुई है। ज्योत्सना, ये 4 दिन जो कि मौसम विभाग की ओर से इन पर खास तौर से अलर्ट जारी किया गया है, ये 4 दिन मुश्किल के सामने हो सकते हैं। पूजा, आप सवाल दोहराएंगी? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए ज्योत्सना, 4 दिन जो कि मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। ऐसे में पर्यटकों के लिए मुश्किलें सामने आ सकती हैं अगर वो इन तमाम क्षेत्रों में जाते हैं, और क्योंकि 4 दिन बताए गए हैं कि बेहद मुश्किल होने वाले हैं, भारी बारिश यहाँ हो सकती है। बिल्कुल, देखिए 4 दिनों का अलर्ट मौसम विभाग ने दिया है। आज और कल का ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि कुछ स्थानों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है, और कल और परसों का यानी अगले 2 दिनों का येलो अलर्ट है, उसमें भी बारिश होती रहेगी। हालांकि मानसून सक्रिय है, तो मानसून में तो लगातार बारिश होती रहती है, लेकिन भारी से भारी जो बारिश है उसके चलते मौसम विभाग ने जिला प्रशासन को भी सतर्क रहने को कहा है। और बिल्कुल, जो बाहर से आने वाले पर्यटक हैं वो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर वो यात्रा करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने आपको कहा कि ऋषिकेश से ही पूरी एहतियात सभी को बता दी जाती है कि क्या क्या वो एहतियात बरतें और किन एहतियात के साथ आगे की यात्रा करें। पहाड़ी इलाका है, इसलिए कहीं की भी कह सकते हैं कि पूर्वानुमान नहीं लग सकता है कि कहाँ पर लैंडस्लाइड होगा, कहाँ नहीं होगा। ऑल वेदर रोड के कारण जो कटिंग हुई है, कई स्थान बहुत संवेदनशील हो गए हैं। पीडब्ल्यूडी ने वहां पर जेसीबी डिप्यूट किए हुए हैं ताकि लैंडस्लाइड होने पर कुछ ही घंटों में मार्ग को खोला जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 2-3 दिनों के अंदर जो घटनाएं सामने आई हैं, उसमें ये सामने आया है कि गाड़ियों के ऊपर बोल्डर गिरे हैं, क्योंकि रोड कटिंग के कारण कई जो लूज बोल्डर हैं वो अब भी ऊपर पहाड़ में अटके हुए हैं। बारिश के कारण वो नीचे आ रहे हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो जो यहाँ आने वाले यात्री हैं वो बहुत सतर्कता के साथ अपनी यात्रा को करें और अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाएं। वही राज्य सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है, और जैसा मैंने आपको बताया, जिला कंट्रोल रूम को स्टेट कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। लगातार अपडेट लिया जा रहा है कि कहाँ के हालात क्या है, किस तरीके के बने हुए हैं, और जो संवेदनशील स्थान है वहां पर एसडीआरएफ से लेकर जिला प्रशासन से लेकर सभी लोग निगरानी रखे हुए हैं। और कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आएगी तो राज्य सरकार को एनडीआरएफ की भी क्विक यहाँ पर मदद मिल सकती है। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर पर्यटकों को भी कह सकते हैं ज्योत्सना कि जागरूक होना बहुत जरूरी है कि इन 4 दिन वो बिल्कुल भी उत्तराखंड की ओर ना जाएं। और ज्यादातर जो प्लेन वाले लोग होते हैं, गर्मियों के मौसम में हम देखते हैं कि पहाड़ों में जाते हैं और मौसम का लुत्फ उठाते हैं। खासकर नैनीताल, मसूरी, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर पर्यटक जाते हैं और लुत्फ उठाते हैं। लेकिन ये 4 दिन अगर अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है तो नहीं जाना चाहिए फिलहाल पर्यटकों को। बिल्कुल, देखिए लगातार तो बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ जगह बिल्कुल सेफ है। जैसे हम नैनीताल की बात करें या मसूरी की बात करें, ये मार्ग क्लियर है, बहुत ज्यादा दिक्कतें इसमें आती नहीं है। हाँ, लैंडस्लाइड होने से कहीं पर नाले उफान पे आ जाते हैं तो कुछ घंटों के लिए यात्रा मार्ग बाधित होते हैं, वरना यात्रा स्मूथ चलती रहती है। ऋषिकेश तक सब सुरक्षित है। ऋषिकेश से आगे पहाड़ी इलाका है, यानी जो मैदानी इलाके हैं या बिल्कुल इमीडिएट पहाड़ से लगे हुए मैदान से लगे हुए इलाके हैं, वहां पर तो यात्रा पर से पहाड़ी इलाका है, वहां पर यात्रा में दिक्कत आ सकती है। और जैसे मैंने कहा कि राज्य सरकार ने भी इंतजाम किए हुए हैं, जेसीबी तैनात है, लगातार मार्ग खोलने की कवायद चल रही है कि किसी को भी किसी तरीके की परेशानी ना हो, क्योंकि लैंडस्लाइड को तो सरकार रोक नहीं सकती है, लेकिन सरकार का एक्शन तब शुरू होता है कि तुरंत उस मार्ग को खोल दिया जाए और जो यात्री हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत का सामना न करना पड़े, वो कुछ ही घंटों में सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। लेकिन यात्री पहाड़ में यात्रा करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि मौसम के मिजाज को देख लें, आगे का अपडेट ले लें और सुरक्षित स्थानों पर ही स्टे करें जब तक मौसम साथ नहीं देता है। बिल्कुल, तो देखिए मौसम विभाग ने फिलहाल यहाँ पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है आज, कल और 7 और 8 जुलाई को, तो 4 दिन का ये अलर्ट जारी किया गया है।
फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका ज्योत्सना, जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड राज्य को बने 21 साल से ज्यादा का समय हो गया है। राज्य की स्थापना से लेकर आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं उनके घोषणा पत्र में पलायन को रोकना प्रमुख मुद्दा रहा है, लेकिन 21 साल के बाद भी उत्तराखंड से पलायन नहीं रुक सका है। पलायन आयोग के आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है। पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर एस नेगी का कहना है कि पहाड़ तो पहाड़, देहरादून जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन बदस्तूर जारी है। देहरादून जिले के 6 विकास खंडों में पलायन के मामले सामने आए हैं। करीब 10 से 15% तक लोग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर चुके हैं। और अब जब देहरादून जिले के ये हालात हैं तो अंदाजा लगाइए कि पहाड़ी क्षेत्रों के क्या कुछ हालात होंगे। और सरकार है कि पलायन को रोकने के दावों की बड़ी बड़ी बात कर थकती नहीं। में पहला ये आयोग है जो कि पलायन पे काम कर रहा है। न तो पलायन की समस्या और प्रदेशों में भी है, ऐसा नहीं है केवल उत्तराखंड में है। राजधानी के जनपद में पलायन इसलिए हुआ कि जो देहरादून है यहाँ पर बहुत तेज़ी से, देहरादून शहर में या ऋषिकेश में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा है, स्कूलिंग शिक्षा की सुविधाएं शहर में बेहतर है बनस्पत गांव में, तो इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। और अभी सरकार को सुझाव हमने यही दिया है कि साहब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जाएं और लोगों को स्वरोजगार की ओर आकर्षित किया जाए। जैसे आप चक्राता में देखें, होम स्टे काफ़ी है वहाँ, लेकिन होम स्टे में जैसे ट्रेनिंग की ज़रूरत है या होम स्टे में 12 महीने का रोज़गार नहीं मिल रहा है, केवल सीज़न में, गर्मियों के सीज़न में लोग आते हैं। होम स्टे को जो अच्छे वेबसाइट्स हैं उनसे लिंक करने की ज़रूरत है। कई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे स्थिति गांव में सुधरेगी और पलायन रुकेगा। सर, प्रदेश स्तर की बात, सर देहरादून की जिले की आपने रिपोर्ट भेजी है शासन को, सर किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पलायन देखने को मिला है सर, और क्या कारण है सर कि देहरादून राजधानी जैसे जिले में भी लगातार पलायन बढ़ रहा है सर? देखिए, देहरादून में 3 विकास खंड हैं, चक्राता और कालसी और विकासनगर। यहाँ के गाँव में पलायन देखने को मिला है। वो हमारी 2018 की रिपोर्ट में भी आया और अभी हमने जो सरकार को रिपोर्ट दी उसमें भी स्पष्ट है। क्या हो रहा है कि लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं रोज़गार के लिए, स्कूलिंग के लिए, बच्चों के पढ़ाई के लिए और कुछ हद तक जो है स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए। तो देहरादून के जो जनपद के जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी पलायन की समस्या है। कमजोर आर्थिक स्थिति के बावजूद उत्तराखंड में खुले हाथों से सरकारी धन बहाया जा रहा है और इसका उदाहरण उद्यान विभाग है। उद्यान विभाग ने पिछले 1 साल में 4 अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव आयोजित किए हैं जिनमें 2.5 करोड़ रुपया बहा दिया गया है। आरटीआई के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है। दरअसल केंद्र की गाइडलाइन के मुताबिक एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में 7.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता है, लेकिन विभाग ने अकेले सेब महोत्सव कराने में ही 77 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हिमाचल से कीवी की 77,000 पौध कई गुना महंगी दरों पर खरीदकर वित्तीय अनियमितता का भी सरकार पर आरोप लगा है। आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक करगेती ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए इन प्रकरणों की जांच की मांग की है। 2022 में 4 सीट जो है दाखिल हुई। कांग्रेस के वार पर बीजेपी नेता विनय गोयल का कहना है कि ऐसे संवेदनशील विषयों पर कांग्रेस नेताओं को सोच समझकर बयानबाजी करनी चाहिए। इस तरह की हल्की बात कांग्रेस नेताओं को शोभा नहीं देती। और उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्या केस के बीजेपी से तार जुड़े हैं। करण महारा ने यह कहा है कि चुनाव में फायदा लेने के लिए बीजेपी ने इस विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है। कश्मीर में पकड़े गए आतंकी का मुद्दा उठाते हुए करण महारा ने कहा कि पकड़ा गया आतंकी बीजेपी की आईटी सेल का अध्यक्ष है। वो कई बार गृह मंत्री की बैठकों में भी शामिल होता रहा है। करण महारा का कहना है इन दोनों ही मामलों में बीजेपी को जनता से माफी मांगनी चाहिए। करण महारा ने दोनों मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराने की मांग की है।